आज हम सब आबूरोड की इस पावन धरा रेडवा कला में विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सभी भाई बहनों का हार्दिक जोहार, अभिनंदन। 30वां आदिवासी दिवस है। मैं 30वां आदिवासी दिवस इसलिए कह रहा हूँ, इसकी कुछ रूपरेखा बताऊंगा कि 9 अगस्त 1982 को यूएनओ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मूल आबादी पर एक बैठक रखी गई। 9 अगस्त 1982 को पहली बैठक रखी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ एक विश्व के देशों का संगठन है जो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद में उसका गठन हुआ। तो वहाँ पर सब देशों ने, राष्ट्राध्यक्षों ने मिलकर देखा कि संस्कृति, आदिवासी संस्कृति का हनन हो रहा है, आदिवासी हाशिए के ऊपर जा रहे हैं, उनमें सुधार नहीं हो रहा है और धीरे धीरे उनकी जो परंपराएं हैं वो भूलते जा रहे हैं। तो उन्होंने पहली बैठक रखी। उसके बाद में 23 दिसंबर 1994 को पुनः बैठक रखी और उस दिन 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। और उस दिन से यानी 95 से आदिवासी दिवस, क्योंकि दिसंबर का महीना था, 1994 को आदिवासी दिवस नहीं मना पाए, तो 1995 से पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जाने लगा। और अपने देश में आदिवासी परिवार द्वारा 2015 से आदिवासी दिवस मनाए जाने लगा और सरकार द्वारा अवकाश भी दिया जाने लगा। अब आदिवासी, अब अपने को समझना होगा कि अपन एक शब्द के ऊपर, एक ही शब्द के ऊपर अपन इकट्ठे हुए हैं। एक ही शब्द के ऊपर अपन इकट्ठे हुए कि भाई आदिवासी कौन, आदिवासी कौन। इसके बारे में ये जो सरकारी द्वारा जो किताबें हैं उसमें भी अभी जो 8वीं की सामाजिक ज्ञान के जो भाग 3 में 7वां पाठ है उसमें कुछ दे रखा है आदिवासियों के बारे में, तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आदिवासी शब्द का अर्थ मैं समझाते हुए आगे चलूंगा। आदि और वासी, आदि का अर्थ होता है आदिकाल, आदिकाल, आदि का अर्थ होता है प्रारंभ से, शुरू से, और वासी का अर्थ है रहने वाले। जो इस धरती पर, भारत भूमि पर आदिकाल से रहते आए हैं, आदिकाल से रहती आदि परंपराओं को जो मानते हैं वह आदिवासी है, यानी इस देश के मूल निवासी है। अब आदिवासी शब्द जब संविधान का गठन हो रहा था, संविधान के गठन जो समिति थी उसमें जयपाल सिंह मुंडा थे, अपने आदिवासियों की ओर से, बिहार से जयपाल सिंह मुंडा थे। तो उन्होंने आदिवासियों को हक और अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो वहीं पर दिक्कत हुई। संविधान का गठन हो रहा था, उस समय आदिवासी शब्द, अंग्रेजी शब्द एबोरिजिन का हिंदी रूपांतरण है आदिवासी। तो जयपाल मुंडा ने कहा कि संविधान में आदिवासी शब्द ही रखा जावे, लेकिन संविधान सभा ने
शेड्यूल ट्राइब नाम दिया, शेड्यूल ट्राइब एसटी, अब अनुसूचित जनजाति हुआ। अब उसमें आप फर्क है, आदिवासी और अनुसूचित जनजाति में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि अपने जो हक अधिकार हैं, जो अपन बोल रहे हैं आदि यानी प्राचीन काल से इस जमीन पर रह रहे हैं, वहां पर अनुसूचित जनजाति का मतलब प्राचीन काल का जो अपना दावा है वो खारिज हो जाता है कि अपन भी बाद में आए हैं, ऐसा लगता है। तो अभी अपना संविधान में अनुसूचित जनजाति ऐसा शब्द चल रहा है। अब संविधान की जो हेलो आदिवासी शब्द का हिंदी अनुवाद जिसका प्रयोग किसी भौगोलिक क्षेत्र के उन निवासियों के लिए किया जाता है जिसका उस भौगोलिक क्षेत्र से पुराना संबंध, अर्थात यह कहा जाता है कि आदिवासी किसी देश के मूलवासी होते हैं। 1943 में मानव विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सुप्रसिद्ध वेरियर इरविन के शब्दों में उन्होंने कहा था, आदिवासी भारतवर्ष की वास्तविक स्वदेशी उपज है जिनकी उपस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति विदेशी है। ये वे प्राचीन लोग हैं जिनके नैतिक अधिकार और दावे हजारों वर्ष पुराने हैं। इरविन की इस आदिवासी अवधारणा को संविधान सभा में रखा गया। उन्होंने आदिवासी क्षेत्र को राष्ट्रीय उपवन घोषित करने पर जोर दिया। अब आदिवासी शब्द के बारे में कुछ संक्षिप्त बात हुई। अब इसको समझने के लिए, आदिवासी शब्द को समझने के लिए हमें शिक्षा की जरूरत पड़ेगी। आप पढ़ोगे तो आदिवासी का अर्थ है, उनके क्या अधिकार हैं, इनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। संविधान ने हमें 5वीं और 6ठी अनुसूची दी है, उसमें हमें हक और अधिकार दिए गए हैं। लेकिन अभी तक जो संविधान जिनके हाथों में है उन्होंने अपने लिए 5वीं और 6ठी अनुसूची है उसको पूर्णतः लागू नहीं करा है। अगर वो भी अगर लागू हो जाती तो कुछ अपने में सुधार होता। अब मैं कुछ स्थानीय आबू रोड की जो कुछ समस्या है, थोड़ी बहुत है समाज द्वारा, उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा कि अपने यहाँ अब बारिश आ रहा है, जो भी भाई पांडाल से बाहर है वो पांडाल में पधारे। अपनी जो इज्जत होती है वो माँ बहनों के हाथों में है। हमारी जो इज्जत है वो माँ बहनों के हाथों में है। जब महाराणा प्रताप के साथ में आदिवासी भाई लड़ते हुए मर गए, उनके बाद में अपने रजवाड़े और अंग्रेजों के बीच में संधि होने के बाद में भी उनके कानूनों को नहीं मानते हुए, अपनी इज्जत की रक्षा करते हुए उनके कानूनों को नहीं मानते हुए जंगलों में शरण लिया था। तो लेकिन आज पिंडवाड़ा की तरफ, स्वरूपगंज की तरफ तो नहीं है, लेकिन हमारे आबू रोड जो शहर है, शहर में कुछ आदिवासी महिलाएं जो आदिवासी वेशभूषा में कुछ हथकड़ी शराब बेचती हुई दिखाई देती है, जो अपने लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अपनी इज्जत है माँ बहनों के हाथों में। तो इस तरह से वो आबू रोड में इस तरह से 50 घर होंगे, पूरा समाज कलंकित होता है। अगर उनकी रोजी रोटी का सवाल है तो आदमी ऐसा कारोबार कर सकता है, क्योंकि कर क्यों सकता है कि सरकार है, सरकार भी तो दारू बेच रही है ठेकों पर, लेकिन सरकारी ठेके पर आदमी बैठते हैं।
आपको अगर धंधा ऐसा करना ही है, मैं तो मना कर रहा हूं, शराब खराब है, लेकिन अगर फिर भी ऐसा लगता है तो आदमी दिखे, बाजार में इस तरह से महिलाएं नहीं दिखे। ठीक, मैं एक और बात है, अपने राजकुल से है, राज व्यवस्था पहले अपने पास में ही थी, तो अभी जो अपने समाज में हलवाई पैदा हुए, हलवाई है, हलवाई का काम करना बहुत अच्छी बात है। हलवाई आपको खाना बनाना आता है, बहुत बढ़िया है, आप ठेके लेते हो, बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें हलवाई का ठेका लेते हो, बढ़िया बात है, लेकिन उस पर बर्तन धोने का काम नहीं करे। जो समाज अपने पास में आते थे मांगने के लिए, हम दाता है, हम अन्नदाता है, खेती करते हैं। अब पहले सभी समाज अपने यहाँ आते थे। मैं उदाहरण के रूप में आपको बताऊं, अभी कुम्हार समाज है, वो अपने जो लोकाई है और शादियां होती है पानी भरने आता है। इस तरह से जितने भी समाज हैं वो हमारे घर में, क्योंकि अपने पास अन्न था, वस्तु विनिमय था, वस्तु के बदले वस्तु मिलती थी। उस समय हम अनाज कमाते थे तो बाकी समाज हमारे पास में आता था, हम देते थे, हम दाता थे। तो हमारी स्थिति ऐसे कैसे हो गई कि हमको बर्तन धोने पड़ रहे हैं, हमको जो माँ बहनों को दारू बेचने के लिए भेजा जा रहा है, ये बहुत गलत है। अपनी इज्जत बढ़ानी है तो ये दो काम है, इस पर पाबंदी लगानी चाहिए। इतना ही कहकर मैं मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय जोहार, जय भील प्रदेश, जय आदिवासी।